हेलो फ्रेंड्स, सोहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे संप्रेषण की यानी कम्युनिकेशन की। वैसे जो हम लोगों के बीच में जो वार्तालाप जो होता रहता है, क्योंकि इसमें मैं ही बोलता हूँ, आप तो सुन रहे हैं, तो इसको हम संप्रेषण नहीं कह सकते, इसको कम्युनिकेशन हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हम पढ़ाते हैं और जो हम लिखा हुआ दिखाते हैं आपको, ठीक है ना, और जो हम लिख के आपको बताते हैं पेन से, तो यही एक कम्युनिकेशन होता है, यानी संप्रेषण होता है। ठीक है, तो कुछ देखेंगे कि संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें श्रोता और संप्रेषण जो सामग्री होती है उसका, और साथ साथ जो संप्रेषण का माध्यम होता है उसका होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें होती है वो होती है प्राप्तकर्ता, यानी कौन इसको प्राप्त कर रहा है। ठीक, साथ साथ दोस्तों जानेंगे कि संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि संप्रेषण के घटक यानी उसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं, यानी कारक कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। और दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है संप्रेषण के प्रकार, यानी संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो मौखिक संप्रेषण क्या होता है, लिखित संप्रेषण क्या होता है, मौखिक संप्रेषण में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है, ठीक है, और लिखित संप्रेषण में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, उन सब के बारे में विस्तार से दोस्तों हम देखेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू करेंगे संप्रेषण। तो आपको दोस्तों बताते चलें कि यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बन के आता है। ठीक है, कभी कभी बहुत ही आसान पूछ लेता है कि संप्रेषण किसे कहते हैं या संप्रेषण किस शब्द से बना है। ठीक है, कभी कभी पूछते हैं कि संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बहुविकल्पी मिल जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आपको यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो आपको लिखना होगा, और उसके साथ साथ कभी कभी आपको मिलता है अति लघुत्तरिक क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको आंसर उसका लिखना है। ठीक है, तो कभी आपको दोस्तों 2 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है कि संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, संप्रेषण का माध्यम क्या होता है। ठीक है, ये संप्रेषण में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा उसको अभी आपको बता रहे हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग अपनी वीडियो को और देखेंगे कि संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन किसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कि संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। ठीक, तो संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, तो संप्रेषण एक परस्पर क्रिया है जिसमें एक पक्ष संदेश का संप्रेषण करता है और दूसरा पक्ष उस संदेश को ग्रहण करना। देखिए क्या है, मैं यहाँ पे एक पक्ष हूँ, ठीक है, मैं संदेश का संप्रेषण कर रहा हूँ, दूसरा क्या कर रहा है, आप इसको ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को चलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वह संप्रेषण औपचारिक हो या अनौपचारिक हो। कई दृष्टिकोणों से शिक्षण एक संप्रेषण है तथा इस दृष्टि से अच्छे अध्यापक अच्छे संप्रेषण होते हैं। इसी प्रकार अच्छे सीखने वाले व्यक्ति अच्छे प्राप्तकर्ता हैं। कोई भी समूह या संगठन बिना संप्रेषण के अस्तित्व में नहीं रह सकता, यानी ये बताया जा रहा है कि संप्रेषण क्या होता है। ठीक है, और ये बताया, देखिए कितना अच्छा पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी समूह या संगठन बिना संप्रेषण के अस्तित्व में नहीं रह सकता, यानी जो अपने विचार होते हैं इनको आदान प्रदान करने का जो एक माध्यम होता है वो संप्रेषण ही होता है, यानी कम्युनिकेशन ही होता है यहाँ पे। और क्योंकि हम लोग शिक्षण लाइन से हम लोग जुड़े हुए हैं, टीचिंग लाइन से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर क्या है, जो जितना अच्छा शिक्षक होता है अपनी बात बताता है, अपने स्टूडेंट को वो पढ़ाता है, तो उतना अच्छा अगर सीखने वाला है तो ये जो संप्रेषण यानी जो कम्युनिकेशन चलता है बहुत ही अच्छा चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थों को हस्तांतरित करने से सूचनाएं और विचारों को संप्रेषण किया जा सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा संप्रेषण के स्रोत क्या हैं। ठीक है, तो स्रोत में देखेंगे उस व्यक्ति को माना जाता है, यानी स्रोत उस व्यक्ति को माना जाता है जिसके द्वारा विचारों तथा भावों के आदान प्रदान को शुरू किया जाता है। देखिए यहाँ पर संप्रेषण के स्रोत क्या है, मान के चलिए मुझे ही मान लीजिए, तो इसमें क्या है, विचार और भाव का क्या है, आदान प्रदान किया जा रहा है। जब तक कोई व्यक्ति अपने विचारों या भावों को किसी व्यक्ति को प्रेषित करने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक क्या होता है, संप्रेषण की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि संप्रेषण के जो स्रोत होते हैं उस व्यक्ति को माना जाता है जिसके द्वारा विचार और जो भाव होते हैं उनका आदान प्रदान शुरू किया जाता है। ठीक, तो जब तक कोई व्यक्ति अपने विचारों या भाव को किसी व्यक्ति को प्रेषित करने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक क्या होता है, संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू नहीं होती है। ठीक, संप्रेषण की जो सामग्री होती है उसको देखते हैं 2 नंबर पे। तो स्रोत या संप्रेषणकर्ता द्वारा अपने विचार, भाव और अनुभवों को जिस रूप में प्रेषित किया जाता है, ठीक है, उसे ही संप्रेषण सामग्री कहते हैं। ठीक है, तो ये लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है। ठीक, उसके बाद जो संप्रेषण का माध्यम होता है वो देखते हैं, अपने विचार तथा भावों को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की भावनाओं और विचारों को ग्रहण करने और उनके प्रति अपनी अनुक्रिया व्यक्त करने के लिए जिन माध्यम या साधनों का
प्रयोग किया जाता है उसे संप्रेषण का माध्यम कहते हैं। ये शाब्दिक, अशाब्दिक, लिखित और मौखिक किसी भी रूप में हो सकते हैं। ठीक है, यानी ये संप्रेषण का जो माध्यम होता है वो लिखित रूप में भी हो सकता है, मौखिक रूप में भी हो सकता है, शाब्दिक भी हो सकता है और अशाब्दिक भी हो सकता है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर पर आता है प्राप्तकर्ता कौन होते हैं। तो स्रोत तथा प्रेषित भाव, विचार और संदेश को जिस व्यक्ति, विशेष या समूह द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे प्राप्तकर्ता कहते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर संप्रेषण प्राप्तकर्ता की रुचि, योग्यता, दक्षता इत्यादि का प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर अच्छा कोई समझाने वाला है, अपने विचार आपको प्रदान कर रहा है, अगर आपकी रुचि उसमें होगी, ठीक, तो क्या करेंगे आप अच्छे से उसको समझेंगे। आप में योग्यता, योग्यता का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि क्वालिफिकेशन से जोड़ा जा रहा है, आप उस योग्य हैं, जो बात बताई जा रही है उसको अगर अच्छे से आप समझ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आप जो बताई जा रही बात है उसको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद दक्षता होती है, ठीक है, इसका जो प्रभाव होता है बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ पर आता है नंबर 5 पर पृष्ठपोषण। तो संप्रेषण माध्यम द्वारा जो संप्रेषित सामग्री को प्राप्तकर्ता द्वारा किस रूप में ग्रहण किया जाता है या समझा गया है तथा उसके प्रति उसने क्या अनुक्रिया व्यक्त की है, इसी को अनुक्रियात्मक व्यवहार या पृष्ठपोषण भी कहते हैं, यानी फीडबैक भी इसको कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों 6 नंबर पर यहाँ पर आता है संप्रेषण को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो संप्रेषण प्रक्रिया के दोनों ही प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं, यानी इसकी सफलता और असफलता सहायक और बाधक तत्वों पर निर्भर करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है संप्रेषण के सिद्धांत। यहाँ पर तो संप्रेषण के जो सिद्धांत होते हैं उनको देखते हैं। तो संप्रेषण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। देखिए द्विपक्षीय प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि एक पक्ष होता है बताने वाला, दूसरा होता है उसको ग्रहण करने वाला। ठीक है, इसकी प्रभावशीलता है तो निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुसरण किया जा सकता है। ठीक है, करना आवश्यक है। तो इसकी प्रभावशीलता है तो निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुसरण करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, जो क्लास में एक संप्रेषण चलता है, कम्युनिकेशन चलता है, वो बेस्ट होता है वहाँ पे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, टीचर बच्चों को बताता है, बच्चा क्या करता है, वो जो बताई हुई चीज़ होती है उनको ग्रहण करता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये द्विपक्षीय प्रक्रिया होती है। कुछ नहीं समझ में आता है बच्चों से, वो बच्चे टीचर से पूछते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है, टीचर अपने विचार और बच्चा जो होता है अपने विचारों को आदान प्रदान यहाँ पे करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला आता है तत्परता का सिद्धांत। तो संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान संप्रेषणकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों का ही सक्रिय, सजग और तत्पर रहना आवश्यक है। तो अगर तत्पर आप नहीं रहेंगे, अगर सीखने वाला या सिखाने वाला सक्रिय नहीं है, सजग नहीं है और तत्पर नहीं है, तो क्या होगा, संप्रेषण की जो प्रक्रिया होगी अच्छी से नहीं चल पाएगी। ठीक है, उसके बाद होता है क्षमता का सिद्धांत। तो संप्रेषणकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों में योग्यता और क्षमता का होना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ सिद्धांत यहाँ से आते हैं, एग्जाम में आपसे इसी तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो संप्रेषण प्रक्रिया के द्विपक्षीय होने के कारण संप्रेषणकर्ता और प्राप्तकर्ता के मध्य अंतःक्रिया होना स्वाभाविक होती है। ठीक है, कक्षा कक्ष में शिक्षण और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया जितनी अधिक होगी संप्रेषण उतना ही प्रभावी होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कक्षा कक्ष की बात की जा रही है, तो यहाँ पर शिक्षक और शिक्षार्थी जो होंगे उनके बीच अंतःक्रिया चलती है। तो यहाँ पर अंतःक्रिया चल रही, स्टूडेंट पढ़ रहा और टीचर क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है वहाँ पे, और जो विचारों के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया, बच्चे की समझ में नहीं आ रहा, बच्चा पूछ रहा है, टीचर क्या कर रहा है, वो चीज़ें उनको बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये अंतःक्रिया का एक सिद्धांत तो होता है ये जो है, और दोस्तों इसमें क्या होगा कि जितनी अधिक अंतःक्रिया होगी तो संप्रेषण जो होगा उतना अच्छा प्रभावी होगा। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तुरंत पूछ लिया जाता है उसमें। ठीक, उसके बाद संप्रेषण सामग्री की उपयुक्तता का सिद्धांत। तो संप्रेषण सामग्री से अभिप्राय उन विचारों, भावों और सूचनाओं से है जिसको संप्रेषणकर्ता द्वारा संप्रेषित किया जाता है। नंबर 5 पर यहाँ पर आता है कि संप्रेषण माध्यम की उपयुक्तता का सिद्धांत। तो संप्रेषणकर्ता द्वारा विषय वस्तु, विचार, सूचनाएं और अनुभव को प्राप्तकर्ता तक पहुँचाने के लिए उपयुक्त माध्यम की आवश्यकता होती है। यही माध्यम दोनों के मध्य संप्रेषण की कड़ी को जोड़ता है। कक्षा कक्ष में शिक्षक शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के माध्यम की आवश्यकताओं का प्रयोग करता है। तो देखिए क्या होता है, कक्षा कक्ष में क्या होता है, क्लासरूम में क्या होता है, टीचर जो होता है तो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों माध्यमों से क्या करता है, शिक्षण वो यानी संप्रेषण वो करता रहता है। ठीक है, तो कभी वो लिख कर बताता है, कभी वो बोल के बताता है, कभी वो इशारों में कोई चीज़ बता देता है। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद होते हैं अभिप्रेरणा का सिद्धांत यहाँ पे। तो संप्रेषण प्रक्रिया के समय संप्रेषणकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों का ही सजग, उत्साही और अभिप्रेरित रहना ज़रूरी होता है। अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य किसी कार्य को शुरू करना, जारी करना और समाप्ति तक के स्तर तक पहुँचाना हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है पृष्ठपोषण का सिद्धांत यहाँ पे। ठीक है,
तो संप्रेषण की प्रभावशीलता प्राप्तकर्ता से संप्रेषणकर्ता से मिलने वाले पृष्ठपोषण पर निर्भर करती है। जैसे कहानी सुनाने वाले को जब तक सुनने वाले से शाब्दिक या अशाब्दिक रूप से पृष्ठपोषण प्राप्त नहीं होगा तब तक सुनाने वाले को अच्छा लगता है। अगर उसको अरुचि और अनिच्छा का आभास हुआ तो संप्रेषण का प्रभाव क्या होता है, कम हो जाता है या बंद हो जाता है। यानी इसमें यह बताया जाए जैसे कोई कहानी किसी को सुना रहा है, ठीक, क्लास में कहानी चल रही और बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, और उसके बाद अगर शिक्षक को जैसे ही आभास होता है कि जो मैं कहानी सुना रहा हूँ इससे बच्चा बोर हो रहा है या ऊब रहा है, ठीक है, तो क्या करता है जो सुनाने वाला, अब टीचर क्या होगा, उसको थोड़ा सा महसूस होगा अरे मैं जो पढ़ा रहा हूँ या जो मैं सुना रहा हूँ सामने वाला तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, तो क्या होगा उसको थोड़ी सी, यानी स्टूडेंट को अरुचि और अनिच्छा हो रही है, और इसका आभास अगर टीचर को हो गया तो क्या होगा, अब टीचर वहाँ से क्या करेगा, अब उसको इंटरेस्ट नहीं होगा पढ़ाते हुए, तो यहाँ से जो संप्रेषण होगा इसका जो प्रभाव होगा या तो वो कम हो जाएगा या बिल्कुल बंद हो जाएगा। वो कहेगा चलो ठीक है अगले दिन हम पढ़ाते हैं, क्योंकि वो खुद सोचेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ सामने वाला तो सुन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पर होती है, पृष्ठपोषण का जो सिद्धांत होता है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होता है प्रभावी कारकों का सिद्धांत। तो संप्रेषण प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बहुत से तत्व और परिस्थितियाँ प्रभावित करती हैं। इन परिस्थितियों और कारकों का संबंध संप्रेषणकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों से ही हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं संप्रेषण के घटक या कारक जो फैक्टर होते हैं। सबसे पहले आता है प्रेषक जिसको सेंडर कहते हैं, कम्युनिकेटर कहते हैं, ठीक है। संदेश जो मैसेज होता है, माध्यम क्या होता है, मीडिया होती है, ग्राही यानी जो रिसीवर होता है, ठीक है, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक यहाँ से क्या होता है, ठीक है, वो यहाँ पर ये घटक हो जाते हैं इनके, ठीक। आगे यहाँ से देखते हैं कि संप्रेषण के प्रकार। अब देखिए यहाँ पे संप्रेषण के होते हैं दो प्रकार, एक होता है शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण। याद रखिएगा संप्रेषण के दो प्रकार। अब जो अशाब्दिक संप्रेषण होता, शाब्दिक संप्रेषण होता है उसमें देखिए इसमें सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा शाब्दिक संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाएगा। और जो शाब्दिक संप्रेषण होता है ये होता है दो प्रकार के, एक होते हैं मौखिक संप्रेषण, एक होते हैं लिखित संप्रेषण। तो मौखिक संप्रेषण में क्या होगा, जो मौखिक चीज़ बताई जाती है, जैसे इसमें कोई वार्ता चल रही है, कोई व्याख्या चल रही है, परिचर्चा चल रही है, प्रश्नोत्तर चल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है मौखिक ही। अब बच्चों से जब प्रश्न पूछे जाते हैं क्या तो मौखिक तो होते हैं, उनको जब एक्सप्लेन करके बताया जाता है तो मौखिक ही होते हैं, ठीक है। कोई वार्ता चलती है, किसी के बारे में बताया जा रहा है तो क्या हो रहा है, कोई परिचर्चा की जा रही है तो ये मौखिक होगा, ठीक। उसके बाद होते हैं लिखित। तो लिखित रूप से जो कुछ शब्द होते हैं, कुछ संकेत होते हैं, इनके द्वारा क्या किया जा रहा है ये लिखित संप्रेषण में शामिल कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं जो यहाँ पर संप्रेषण हमारे और आपके बीच जो संप्रेषण चल रहा है वो मौखिक भी चल रहा है और लिखित भी चल रहा है, ठीक। आप सुन भी रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मैं कुछ भी चीज़ें होती हैं मैं लिख के यहाँ पर समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये शाब्दिक संप्रेषण में हो जाता है। अशाब्दिक संप्रेषण में यहाँ पर क्या होगा उसको यहाँ से समझिए। अशाब्दिक संप्रेषण में यहाँ पर होता है इसमें भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, ठीक। इसमें सबसे पहले होती है वाणी संप्रेषण, ठीक है। तो इसमें कभी कभी होता है अशाब्दिक शब्द, कभी कभी क्लास में पढ़ाते हुए यस यस हाँ हाँ, ठीक है, मुस्कुरा दिया जाता है, तो क्या होता है संप्रेषण चल रहा। अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चे ने आपको आंसर किया, ठीक, कोई बात आप बच्चे की बात से सहमत हो तो कहेंगे यस यस हाँ हाँ, और अगर मुस्कुरा दे तो बच्चे को लगेगा कि हाँ यार हम जो बता रहे हैं वो टीचर समझ में आ रहा, मेरा आंसर सही होगा, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं मुख मुद्राएं। तो मुख मुद्राओं में आई टू आई कांटेक्ट यहाँ पर होता है, ठीक है। तो मुख मुद्राओं के माध्यम से प्रसन्नता, आप देखिए क्या होता है मुख मुद्राएं, आप क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, अगर आप पढ़ाते हुए थोड़ा सा स्माइल करेंगे तो बच्चों के समझ में आ रहा है कि चलो यार टीचर जो हमको समझा रहा है, या बच्चे अगर खुश हैं वहाँ पे तो लगता है कि हाँ जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो सामने वाले की समझ में आ रहा है, ठीक है। कभी कभी भय वहाँ पर हो जाता है, देखा अगर भय, आप बच्चे क्लास में हैं, आप गए वहाँ पे और चुपचाप बैठे पढ़ा रहे हैं, अचानक से खड़े हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो बच्चों को लगेगा कि अब टीचर गुस्सा है यहाँ पे, ठीक। तो भय, आप चिल्ला नहीं रहे हैं लेकिन आप जैसे क्लास चल रही है बच्चे सब बोलने लगते हैं, आप चुपचाप खड़े हो जाइए, क्लास में शांत खड़े हो जाइए 1 मिनट के लिए, तो सारी क्लास क्या होगी अपने आप 2 मिनट में साइलेंट हो जाएगी, ठीक। तो ये भय, वहाँ पर क्रोध भी हो जाता है, शोक भी होता है, ठीक, आश्चर्य होता है। तो इनका जो होता है ये संप्रेषण सरलता से किया जा सकता है, ठीक। जो मूक बधिर होते हैं, ठीक है, और जो गूंगे व्यक्तियों के लिए ये संप्रेषण बहुत ही उपयोगी होता है। अब इशारों में इसमें चल रहा है ना आई टू आई कांटेक्ट, जब आप बच्चों को एक्सप्लेन करते पढ़ाते हैं तो क्लास में देखिए जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो टीचर सभी स्टूडेंट को देखता है और सभी स्टूडेंट क्या करते हैं वो सिर्फ टीचर पे फोकस करते हैं और टीचर को देखिए किस तरीके से वो आई कांटेक्ट के माध्यम से पढ़ाता रहता है, ठीक है, ये चीज़ें चलती हैं। फिर उसके बाद होता है स्पर्श संपर्क यहाँ पे, ठीक। तो दृष्टिहीन छात्रों के लिए तो स्पर्श एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हुआ है, ठीक है। तो इसमें मुख मुद्राएं हाव भाव होते हैं,
ठीक है, यानी इस पर्सन को टच करके उनको बता दिया जाता है। ठीक है, यानी कोई बच्चा बहुत अच्छा काम करके अगर आप उसकी पीठ को आप थपथपाते हैं तो बच्चे को लगेगा कि मैं बहुत अच्छा, प्रे चल रही हो, मॉर्निंग असेंबली चल रही हो, कोई बहुत अच्छा कार्य करके आया हो, कोई पास हुआ हो, कोई बढ़िया से नंबर लेके आया हो, कोई अच्छे से कार्य करके आए हो, आप उसको बुलाते हैं सभी स्टूडेंट के सामने, दो चार सौ स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके सामने आप बच्चे को बुलाते हैं, उनकी पीठ को थपथपाते हैं, तो क्या होता है, तो ये जो चीज़ें होती हैं बड़ा मोटिवेशन इससे होता है। ठीक है, तो ये भी आप उसकी पीठ को थपथपा रहे हैं, यानी सामने वाले को क्या कर रहे हैं, अशाब्दिक संप्रेषण के माध्यम से उसकी पीठ को थपथपाना ही हो जाता है कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर शामिल हो जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है प्रभावी संप्रेषण के तरीके, कुछ यहाँ पर हैं। ठीक है, तो प्रापक की आवश्यकता अनुसार सूचनाएं संप्रेषण, उसके बाद उचित स्वर और भाव भंगिमाएं होती हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग हो जाएगा, संप्रेषण का यंत्रीकरण, और उसके बाद प्रापक की जो सहभागिता होती है, ये प्रभावी संप्रेषण के तरीके हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है कि संप्रेषण कैसे होता है वो देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो शाब्दिक संप्रेषण, लिखित रूप से संप्रेषण, लेखन के द्वारा, चित्रों के द्वारा, जैसे कार्टून वगैरह होते हैं, संप्रेषण हो रहा है, कार्टून बना होता है, ये कार्टून हमने बना दिया इस तरीके से, ठीक, बनाया नहीं बनाया, अब यहाँ से रहा, यहाँ पर इसको इस तरीके से आंसू तो लगेगा, रोना हुआ, इस तरीके से पेंटिंग के द्वारा, संगीत के द्वारा, शांत रहकर, चेहरे का हाव भाव द्वारा, शारीरिक अभिविन्यास के द्वारा, अभिव्यक्ति के सृजनात्मक विधि के द्वारा संप्रेषण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों ये पॉइंट। उसके बाद दोस्तों संप्रेषण में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं उनको भी फटाफट यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी आता है कि संप्रेषण की बाधाएं कौन कौन सी होती हैं। तो पहली आती है भौतिक बाधाएं, दूसरी होती है भाषा संबंधी बाधाएं। ठीक है, तो भौतिक बाधाओं में जैसे कोलाहल, बहुत शोरगुल हो रहा है तो संप्रेषण क्या होता है, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, शोरगुल चल रहा है तो क्या होगा, बच्चा आपकी बात समझेगा, नहीं समझेगा। आदर्श्यता, आप कुछ बोर्ड पर लिख रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या बच्चों को दिख नहीं रहा तो क्या होगा, संप्रेषण कहाँ होगा। वातावरण, आप पढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन आपको माहौल नहीं मिल पा रहा है तो क्या होगा, संप्रेषण कहाँ अच्छा हो पाएगा, ये तो बाधाएं हो जाएंगी। भौतिक असुविधा हो जाती है, ठीक है, लाइट वगैरह नहीं, अस्पष्टता अस्वस्थता हो जाती है, बच्चे को आप समझाना चाह रहे हैं, बच्चा समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, या वो बीमार है या उसकी और भी कोई प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये भौतिक बाधाओं में शामिल हो जाती हैं। भाषा संबंधी बाधाएं जैसे अनुचित शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो थोड़े से अनुचित होते हैं, बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अत्यधिक शब्द होते हैं, कभी कभी पूरा बोर्ड भर दिया जाता है तो बच्चे समझ नहीं, पहली लाइन क्या है, दूसरी क्या है, उसके बाद समझ नहीं पा रहे हैं वो। ठीक, अस्पष्ट कुछ चित्र होते हैं जो बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है क्या है, तो ये संप्रेषण में बाधा पैदा कर देगा। ठीक है, अस्पष्ट चित्र भी होते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से ये देखिए संप्रेषण की बाधाओं में भौतिक बाधाएं और भाषा संबंधी बाधाएं होती हैं वो शामिल होती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पृष्ठभूमि संबंधी बाधाएं, जैसे ठीक जैसे पूर्व ज्ञान होगा, बच्चे को अगर पूर्व ज्ञान नहीं है तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती हैं, वातावरण में विभिन्नता से संदेश की प्रबलता का कम होना, पूर्व वातावरण और वर्तमान वातावरण में अंतर हो जाता है, तो ये पृष्ठभूमि संबंधी बाधाएं होती हैं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं दोस्तों कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं। पूर्वाग्रह, यानी एक पूर्व अनुभव होता है कि यार ये अच्छा पढ़ा पाएंगे, बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, ये चीज़ें अब ये मन में चल रहा है तो क्या होगा, अच्छा बताएंगे तब भी ठीक, गलत बताएंगे तब भी ठीक, वो क्योंकि हमने तो पूर्व में आग्रह कर ही लिया कि ऐसा होगा यहाँ पे। ठीक है, अरुचि, पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं तो क्या होगा, संप्रेषण चल रहा है, चलने दो, हमारी बला से हम क्या करें। ठीक है, तो ये अरुचि होते, मतलब अगर आपको कोई बात समझा रहा हो, पढ़ाना चाह रहा हो, ठीक है, ये क्लास की मैं बता रहा हूँ और आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं तो अरुचि अगर हो जाएगी खुद में, इंटरेस्ट ही नहीं, तो सामने वाला पढ़ा रहा है, पढ़ाए, हमसे क्या करना। ठीक, उसके बाद ध्यान भंग होना, पढ़ाया जा रहा है लेकिन ध्यान कहीं और है, आप क्लास में बैठे हैं और बताया आपको कुछ जा रहा हो, आप उसको खाली देख रहे हो, सुन रहे हो और ध्यान कहीं और लगा तो क्या होगा आपका, तो ये बाधाएं होंगी नहीं होंगी। उसके बाद चिंताग्रस्त होना, सोच में डूबे पड़ रहे हैं, चिंता लगी पड़ी है कि यार ये जो सामने वाला पढ़ा रहा है समझ में आएगा नहीं आएगा, रिजल्ट इसको एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, वो चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, उत्सुकता का ना होना, बिल्कुल मोटिवेट ही नहीं, चुपचाप बैठे पड़े हैं, यार क्या करें, आ रहे ठीक है पास हो जाएंगे तो ठीक, नहीं पास हो जाएंगे ठीक, ठीक है डीएलएड कर लेंगे, उसके बाद वैकेंसी पता नहीं आएंगी या नहीं आएंगी, तो ये उत्सुकता का ना पूर्ण होना, तो जो ये चीज़ें होती हैं, ये जो संप्रेषण होता है उसमें ये जो है बाधाएं आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, संप्रेषण के प्रभावी तरीके कौन कौन से होते हैं और उसके बाद संप्रेषण के कौन कौन सी बाधाएं होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए। दोस्तों फिर भी अगर कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।